उम्मीद है जनरल आसिम मुनीर के मईशत समारोह पाकिस्तान बचाओ मिशन के तमाम वादे पूरे होंगे और साथ ही सिंध से सिस्टम करप्शन भी ख़त्म होगी जो पाकिस्तानी मईशत के लिए एक नासूर बन चुकी है। हफ्ते को कराची में ताजरों से तवील मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ ने सिंध में करप्शन के मुनज़्ज़म सिस्टम को मस्मार करने का बराह रास्त हुक्म दिया था, जिसके बाद इतवार को निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ ने कराची समेत सिंध भर में जल्द बड़े ऑपरेशन का ऐलान किया था। अब कराची के अवाम को उम्मीद होनी चाहिए कि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर गैर सियासी निगरान हुकूमत सिंध और खुसूसन कराची में कब्ज़ा माफिया, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स, सिंध हुकूमत के इदारों में होने वाली करप्शन और स्ट्रीट क्राइम्स का कलाकुमा करेगी। कराची शहर को सेफ सिटी प्रोजेक्ट मिल सकेगा और जो पीपल्स पार्टी के 15 साल के दौरे हुकूमत में जो मामला पूरा नहीं हो सका, जिसमें कि ये सेफ सिटी शामिल है, वह पूरा होगा। करप्शन के गढ़ सिंध मिनरल कंट्रोल अथॉरिटी और सिंध रेवेन्यू बोर्ड और महकमा खुराक में मौजूद काली भेड़ों को उनके मनतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ आबाद के वक्त ने सूबाई वज़ीर दाखिला से मुलाकात में बताया कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़मीनों पर कब्ज़े और उसमें मकामी पुलिस की मुबैना मुलविस होने की वजह से कानूनी तामीरात करने वालों को शदीद चैलेंजेस का सामना है। इत्तलात के मुताबिक सूबे में करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। पिछले हफ्ते निगरान सूबाई वज़ीर ख़जाना और साबिक बहुत ही बाउसूल ब्यूरोक्रेट यूनुस ढागा ने ज़बरदस्त अंदाज में मुतहरिक हुए थे और यूनुस ढागा साहब की हिदायत पर कराची के ज़िला मरीर, कोरंगी ईस्ट, किमाड़ी और वेस्ट के 11 नामीन ग्रामी बदनाम ज़माना जो मुबैना तौर पर करप्ट मुख्तार एहलकार थे उनको मुअत्तल किया गया। उनकी मुलाजमत से बरतरफी के लिए कार्रवाई का हुक्म दिया गया, लेकिन एक ही दिन के अंदर सिंध हाई कोर्ट ने इन तमाम अफसरान को बहाल कर दिया और शिकायत ये आ रही है आमतौर पे कि हुकूमत सिंध को इस मामले में नहीं सुना गया। लेकिन बहरहाल ये मीडिया रिपोर्ट है जो कि हमने आपके सामने रखी। बहरहाल इन तमाम मौज़ूआत पे बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि वैसे तो एक तरह का एजेंडा सेट किया आर्मी चीफ ने भी जब वो कराची तशरीफ़ लाए और उनकी बिजनेसमैन से मुलाकात हुई। आपने अब माशाल्लाह पूरी तौर पर टेक ओवर कर लिया है। आपका क्या अभी प्रायोरिटी लिस्ट क्या है इस वक्त सूबे में इन तमाम मामलात के हवाले से जिसका अभी हमने जिक्र किया? कामरान खान, देखें, वी आर वेरी सीरियस विदाउट एनी पॉलिटिकल प्रेशर ऑन मेरिट शोइंग गुड गवर्नेंस। 3-4 कराची के मेन मसाइल हैं जो हम ज़रूर अपनी प्रायोरिटी में रखकर उसको हल भी करेंगे। नंबर 1 तो हमने हमेशा बात की है कि स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा हो गए थे, उसके लिए हम बहुत सख्ती से अमल करेंगे, आवाम की जान माल की हिफाजत करेंगे और उसके लिए जो भी कोशिश करनी है। आज नोटिफिकेशन निकला तमाम पुलिस DIGs का, SPs का, वो अपनी पोजीशन लेंगे सैटरडे को। 1-2 दिन मैं उनको दे रहा हूँ कि जी आप फ़ौरन सेटल हों, अच्छे बाकिरदार SHOs लगाइए, DSP लगाइए जिनका रिकॉर्ड ठीक है और हम बड़ी सख्ती से उसको मॉनिटर भी करेंगे। और फिर आवाम की रसाई SHO तक जो है थानों तक होनी चाहिए बाइज़्ज़त तरीके से। कोई टाइमिंग रखेंगे जब वह मौजूद हों, जाके कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो बताए। और साथ ही सारी SHOs, DSPs, SPs इंशाल्लाह जो मेन पीक टाइम होता है क्राइम का 6:30 से लेके रात को 11 बजे तक, दे विल बी ऑन मूव। हॉटस्पॉट जगह पर मोबाइल भी होंगी, हर जगह होंगी ताकि इमीडिएटली उनका मुताबिक किया जाए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो हमारे लिए सबसे अहम है, वो है मुनशियात। इंतहा से ज़्यादा मुनशियात फैली हुई है। हमने इस दौरान में जबकि ये एडजस्टमेंट्स हो रही थी, हम बैठे नहीं, हमने पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली है कहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, कौन इसको स्पॉन्सर कर रहा है, कौन इसको चला रहा है, कौन इसको इन्वॉल्व है, कौन आगे इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है और आगे जाके बेचता है स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में। ये तो अनएक्सेप्टेबल है, इसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। फिर उसके बाद ये जो अफ़गानी नॉन इमिग्रेंट्स हैं इनके लिए हम बड़ी सख्ती से अमल करने लगे हैं। कभी वो झंडे लगा देते हैं अफ़गानिस्तान के, कभी कुछ कर देते हैं, इनको पनाह कौन देता है, इन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और फिर आपने देखा होगा आजकल ये जो डिकॉइट्स का जो काम हो रहा है कच्चे में, आपने देखा कि भी हिंदू हमारी कम्युनिटी जो कि बहुत ही मोहब्बत वतन है, उनके एक आपने देखा ओल्ड मैन को उन्होंने कैसी रस्सियों जकड़ा था एक बच्चे को, वो हमने बाजियाब करा लिए हैं। बड़ा ही एक धरना हुआ था कनकोट वहाँ पर कश्मीर में, वो हमने ख़त्म कराया, नेशनल लेवल स्टॉप हुई थी। फिर आज भी शरंगेज़ी करते हैं, इसको हमने तकरीबन ख़त्म कर दिया, उनके बाजियाब भी करा दिए हैं। ये हमारी प्रायोरिटी। और कच्चे में जो ऑपरेशन है वो हमने बहुत अच्छे SPs पोस्ट किए हैं, DIGs पोस्ट किए हैं। अभी जब सैटरडे को जाते हैं 3-4 दिन आई गिव दम, जिसमें हमने प्लान, फिर उसके बाद पुलिस, हमारी रेंजर्स सब एक कम्बाइन कैप करेंगे और वो भी हम
जो करेंगे ज़्यादा टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी रखेंगे। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। नंबर 2, जो पक्के में उनके साइड अक्रॉस द रोड होते हैं, जो वहाँ पर सहूलतकार होते हैं या उनके रिलेटिव्स होते हैं या मिडल मैन होते हैं या कोई और पथारीदार हैं, उनके खिलाफ करेंगे ताकि डिस्कनेक्ट ख़त्म करें, डिस्कनेक्ट करें और इनको साइमल्टेनियस ऑपरेशन करें, ना इन्फॉर्मेशन मिले ना करें। और ये भी टारगेट ऑपरेटेड, साथ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे, टारगेटेड ऑपरेशन किए जाएंगे। तो ये हमने किया और आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट, क्योंकि मुझे कोई हमारे सियासी इल्ज़ाम नहीं है। मेरा जब तक इलेक्शन कमीशन अनाउंस डेट नहीं करते हैं, हम बड़ी सख्ती से इस पर अमल करेंगे। इसके लिए आई गॉट ऑल द चीफ मिनिस्टर में सब शामिल है। आपने जो चीज़ें फरमाई हैं यकीनी तौर पे ये कि रियासत की ज़िम्मेदारी है, आईन पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, रियासत जो है वो जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करे अपने शहरी का। आपने जो ये इक़दामात बताए हैं, ये इनसे जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ दरकार है। ये बताइए कि अगर आपके सूबे में शहरियों के माल का तहफ़्फ़ुज़ ना हो, यानी कि अगर उनके असासे लूट लिए जाए, उनके असासों पे कब्ज़ा कर लिया जाए, उसके लिए बाकायदा एक निज़ाम चल रहा हो जिसको कि सिस्टम कहा जाता है, उसको भी तो डिसमेंटल करना आप ही की ज़िम्मेदारी है ना। और ये आर्मी चीफ़ ने यकीन दिलाया है कि शहर के बिजनेसमैन को कि इसको बिल्डोज़ किया जाएगा। जो जनरल आसिम मसीह ने बिज़नेस कम्युनिटी से कमिटमेंट की है, जनरल आसिम मसीह ने, चीफ आर्मी स्टाफ ने, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट। नो कब्ज़ा, नो सिस्टम। व्हेन वी आर देयर, व्हाट इज़ द सिस्टम? क्यों सिस्टम होगा? कोई हमने तो सिस्टम ना चलने देना है ना चलाएंगे, बिल्कुल क्लियर बात है। और इस पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, इसलिए और बड़ी सख्त मॉनिटरिंग मैं करूँगा। जिसकी मुझे शिकायत आती है कि किसी ने कब्ज़े में कराने में मदद की, बल्कि यहाँ तक जिनकी ज़मीनों पर गलत कब्जे हुए हैं और वो रेवेन्यू के रिकॉर्ड से वेरीफाई होते हैं, इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे। बिकॉज़ ये जो बिल्डर्स हैं, जो आबादगार हैं, देखें ये इनके साथ कोई 60-70 लोग इंडस्ट्री लगी हुई हैं। अगर इनका रोज़गार ख़राब होता है तो इससे बहुत नुकसान होता है। आपको पता है कि कितने इसके साथ कनेक्टेड लोग हैं, फिर लेबर हमारी फोर्स है, तो इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर, आपको इस सितंबर के एंड में, इस महीने के एंड में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि इंशाल्लाह हमारी पॉलिटिकल विल, मेंटल रिजॉल्व विद हमारे सब की सपोर्ट ऑफिसर, जिसमें चीफ हमारे ये चीफ मिनिस्टर हैं, कोर कमांडर हैं, चीफ आर्मी स्टाफ ने बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन हैं। वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दोस्त। हमारे साथ बहुत ही तावन करी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ और वो सब रिकॉर्ड ले लिए गए हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसको हम कैसे करते हैं। कराची में नुमाया आपको फ़र्क नज़र आएगा इंशाल्लाह। ब्रिगेडियर साहब, एक काम चल रहा है, बहुत अच्छा काम किया है और इसमें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने भी बहुत बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया है। ये जो कराची का पानी का मसला है, माफिया तो बेपनाह है। एक माफिया है हाइड्रेंट माफिया, जो कराची का पानी जो कि इनके शहरियों को मिलने से पहले लूट लेती है, चोरी कर लेती है, फिर उन्हीं को बेचती है। अरबों रुपए का काम है ये, हर हफ्ते का, और ऑर्गेनाइज काम है, इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन है। इसके ख़िलाफ़ एक्शन तो शुरू किया है, आप इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे? बिल्कुल, आई एम गोइंग विद इन अ डे और टू, आई एम गोइंग टू MD वाटर बोर्ड, उनके पास जाके उनकी तमाम मैं प्लान बना रहा हूँ, कितने इलीगल हैं, कितने लीगल हाइड्रेंट्स हैं। इलीगल एक भी नहीं चलाया जाएगा और पानी के रिसोर्स, पानी उतना ही मिलेगा। कोई अवाम को परेशान होने की बात नहीं है। ये नहीं कि वो जो बंद करेगा उसे कराची में पानी की शॉर्टेज हो जाएगी, पानी की कोई शॉर्टेज नहीं है। ये जो टैंकर माफिया, जो अननेसेसरी हाइड्रेंट चल रहे हैं, इनको हम ख़त्म करेंगे। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि कम से कम निगरान हुकूमत कुछ ऐसा जाते हुए करके जाए कि आवाम को फ़र्क पता चले कि अगर आपकी पॉलिटिकल विल है, मेंटल रिजॉल्व है, आप चाहते हैं तो क्यों नहीं कर सकते। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। द ओनली थिंग इज़ वी नीड अ सपोर्ट, जिस पे हमारी रेंजर्स हमारे साथ है, हमारी पुलिस हमारे साथ है। आई हैव डिस्कस इन डिटेल विद IG पुलिस, DG रेंजर्स। उसके बाद हमारे बाकी जो काउंटर टेररिज्म के हैं, जो स्मगलिंग होती है, जो चीफ आर्मी का बड़ा पॉइंट था, जो बलोचिस्तान से सिंध की तरफ आते हैं, हम वहाँ बड़ी सख्ती करने लगे हैं। डीजल, पेट्रोल, छालिया जो आती है, ये मिलाप किया जाता है कस्टम के कुछ लोगों के साथ, अदरवाइज ज़्यादा कस्टम के लोग बहुत अच्छे हैं। ये सारी चीज़ों को करने के लिए जो नेट हम वो ब्रेक करेंगे और वो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपको कराची में होता हुआ नज़र आएगा। ब्रिगेडियर साहब, एक और अच्छा काम शुरू किया है, उसमें भी हमारी एक फेडरल एजेंसी का बड़ा क्रिटिकल रोल है। ये गुटखा माफिया और ये मैनपुरी, ये भी आपने नारकोटिक्स वगैरह की बात की, ये भी सेमाई नारकोटिक्स टाइप की चीज़ है, मगर ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि ये तो लोगों को कैंसर करके जान से मार देती है और मुसलसल
रोज़ाना दर्जनों लोग इसमें कैंसर की वजह से मुब्तला हो रहे हैं और बिल्कुल इलीगल काम है और ये भी सेवरल बिलियन रुपीस का हर मंथ काम होता है। इस पर काम तो हुआ है लेकिन आप इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा सकते हैं और सूबे को इससे फ्री कर सकते हैं। कामरान, ये जो मैंने नार्कोटिक्स की बात की, इट इज़ ऑन टॉप प्रायोरिटी, नंबर 1 गुटखा। कहाँ पर इसकी फैक्ट्री है हमने मालूम कर ली है, कौन चला रहे हैं मालूम कर लिए है, कौन बिजनेस करते हैं मालूम कर लिए, वी नो व्हाट आई गोइंग टू डू। सिर्फ 2-3 दिन में हमारे ये एसपी और डीआईजी सेटल हो जाएं, सबसे पहला क्राउडन इनके ऊपर होगा। ये बहुत ही ख़तरनाक है और ये इंटीरियर सिंध में और कराची में तो इंतहा से ज़्यादा हुआ है। मामी, यहाँ तक कि 8-9 साल के बच्चे जो है वो गुटखा खा रहे हैं, उनकी ख़वातीन गुटखा खा रही हैं एंड इट इज़ सो डेंजरस, इंजूरियस टू हेल्थ। अब हम सबको आपने जैसे बात बताई है, ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यही तो हमने करना है, यही मैंने से नार्कोटिक्स, इसमें आइस भी है, कोकेन भी है और सबसे ज़्यादा बात जो है वो गुटखा की है। ये कैसे बनता है हमने सब कुछ कर लिया है। मेरी वार्निंग है, आई एम गिविंग एवरीवन वार्निंग, प्लीज़ स्टॉप इट बिफोर वी आर वेरी हैवी ऑन यू। और उसके बाद हम जो कार्रवाई करेंगे, अरेस्ट करेंगे, अभी कोई प्रेशर नहीं है। ऐसी अच्छी इन्वेस्टिगेशन करके प्रोसिक्यूशन एडमिशन लेंगे कि उसके बाद केसेस भी इनके सही तरीके से चलाए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ हमारे साथ है, निगरान वज़ीर दाखिला सूबा सिंध के। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं चौधरी परवेज़ इलाही की गुज़िश्ता 24 घंटों में एक और गिरफ्तारी हुई। उससे पहले एक और रिहाई हुई थी और वो रिहाई तकरीबन 4 मिनट चली जब उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अब उन पर इल्ज़ाम यह है कि कोर कमांडर हाउस पे, जिना हाउस पे जो हमला हुआ 9 मई में, उसमें जो नामालूम मुल्ज़िमान थे उनमें वो शामिल थे। आज पुलिस ने उनको बताया है कि उन्होंने शनाख्त कर लिया है उनको। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। गुज़िश्ता एक हफ्ते में लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को रिहा करने के अहकाम जारी किए। ताहम दोनों दफ़ा रिहाई के फ़ौरन बाद उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 3 MPO के तहत गिरफ्तारी मुअत्तल करने पर रिहाई के बाद उन्हें एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर हाई कोर्ट ने नैब केस में गिरफ्तार परवेज़ इलाही की रिहाई का हुक्म जारी करते हुए उन्हें दोबारा किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोका था। ताहम उनकी रिहाई के चंद घंटे बाद घर जाते हुए इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया था। 1 जून से अब तक मुख्तलिफ अदालतों से परवेज़ इलाही की रिहाई के 10 अहकाम जारी हुए हैं और 10 बार पुलिस, नैब और FIA ने उन्हें किसी न किसी नए केस में गिरफ्तार कर लिया। आज इस्लामाबाद पुलिस ने परवेज़ इलाही को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया। परवेज़ इलाही के वकील ने कहा कि पुलिस ने अदालती अहकामात की धज्जियाँ बिखेरी हैं। चौधरी परवेज़ इलाही को मुतअद्दिद केसेस में डिस्चार्ज किया गया लेकिन उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद वकील ने केस खारिज करने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद करते हुए 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। मुकदमे में परवेज़ इलाही पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 18 मार्च को चेयरमैन PTI की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी के मौके पर होने वाली तोड़ फोड़ में मावनत की। परवेज़ इलाही के वकील का मौक़िफ़ था कि मुकदमे में नामालूम मुल्ज़िमान का नाम शामिल किया गया, चौधरी परवेज़ इलाही का नाम मुकदमे में नहीं। उनका कहना था कि परवेज़ इलाही इमरान खान की पेशी वाले दिन लाहौर में मौजूद थे। उन्होंने अदालत को बताया कि चौधरी परवेज़ इलाही को इस्लामाबाद पुलिस ने 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया, जिससे कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुअत्तल कर चुकी है। चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ तमाम केसेस ख़त्म हो गए हैं। वकील साहब ने, जो चौधरी परवेज़ इलाही के वकील थे, उनका कहना था कि दिल नहीं भरा तो अब दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। दूसरी जानिब आज लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही की बाजियाबी की दरख्वास्त से मुताल्लिक़ समाअत हुई। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद को अदालत ने परवेज़ इलाही को पेश करने का हुक्म दिया था, ताहम ना परवेज़ इलाही को अदालत में पेश किया गया और ना ही चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद अदालत में पेश हुए। और ये इसके बाद बहरहाल अदालत ने हुक्म अदूली पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, DPO अटक और सुप्रिटेंडेंट अटक जेल को तौहीन अदालत का एक शो कॉज नोटिस भी जारी किया। इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद को भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था। चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी दर गिरफ्तारी, रिहाई दर रिहाई और फिर गिरफ्तारी, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करते हैं। लाहौर में हमारे नुमाइंदे खुसूसी हसन रज़ा मौजूद हैं। जी बताइए हसन रज़ा साहब कि क्या अब चौधरी परवेज़ इलाही और उनके वकील या उनके तमाम मुताल्लिक़ीन अब भी कोशिशें जारी रखे हुए हैं कि अदालत से उनकी रिहाई हासिल की जाए, जबकि कई बार ये रिहाई हासिल करने के बाद भी नाकामी हुई है। ये सफ़र आगे कहाँ तक चलता हुआ नज़र आ रहा है आपको? कहाँ साहब, बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो उनके जो वकला है उनकी तो ये कोशिश है कि किसी न किसी सूरत से चौधरी परवेज़ इलाही को अदालतों से रिलीफ मिल सके।
अब तक जो है उनके खिलाफ 8 केसेस बने थे। 5 जो है एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पे थे, 2 FIA और 1 जो है इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चला, जहां पर उनको अदालत से जमानत मिली। और एक MPO लाहौर के तहत, एक MPO इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो है वो उनके तहत परवेज लाई को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन ये मामला अब केसेस से निकलकर अगर यहां से इनको रिहाई मिल भी जाती है तो कावड़ साहब असल फिर और भी कोई केस बढ़ सकता है। जिस तरह पंजाब एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 2-3 और केसेस पर काम कर रही है कि शायद अगर वहां से इनको रिलीफ मिलता है तो किसी और केस में उनको गिरफ्तार किया जा सके, और बेशक वो केस जो है वो अदालत में जाके सिफर हो जाए, लेकिन उनकी तैयारी है कि कोई ना कोई केस जो है उन पर इल्जाम लगाए जा सके। अब बुनियादी तौर पर यह मामला केसेस का तो है नहीं, यह मामला अब है कि किस तरीके से उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, तरीके इंसाफ को ज्वाइन किया, किस तरीके से उन्होंने जो कमिटमेंट थी उससे जो है वो नजरअंदाज करते हुए अपनी कमिटमेंट को तोड़ा। ये असल में उसका इम्तिहान है। लेकिन जो अच्छा ये बताएं कि अगर चौधरी परवेज इलाही PTI से को खैरबाद कह देते हैं और वो कह देते हैं कि वो सियासत में मुतहर्रिक नहीं होंगे, फिर ये सिलसिला रुक सकता है कि फिर इनकी रिहाई अगर अदालत से कोई रिलीफ मिले तो उस पर अमल भी हो जाए। दरअसल कहा सब ये लग नहीं रहा कि वो किसी भी सूरत जो है वो पार्टी से अलग हो। जो उनके साहबजादे हैं मोहनस इलाही, वो भी किसी भी सूरत जो है वो पार्टी से अलग होने को तैयार नहीं है, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार है। बल्कि आज जिस तरीके से चौधरी परवेज इलाही की तरफ से ये बयान सामने आया और उन्होंने वहां पर सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने ये बात कही कि मुझे तो पार्टी ज्वाइन करने का ही जो है वो चौधरी शुजात हुसैन साहब की तरफ से कहा गया था, जाके वो उनसे मेरी बात हुई तो वो इसकी तरदीद कर रहे हैं। तो ये एक नया जो है वो पंडोरा बॉक्स खोल चुके हैं चौधरी परवेज इलाही, लेकिन वो किसी भी सूरत पार्टी से अलग होने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि चाहे कुछ हो जाए मैं तो इसके साथ कर रहा हूं। दरमियान में 3 ऐसे मौके आए थे कि जहां पर परवेज इलाही जो है वो पार्टी से अलग होने को तैयार थे, लेकिन तमाम मौकों पर ये सब चीजें सामने आई हैं कि मोहनस इलाही ने किसी भी सूरत पार्टी को छोड़ने से जो है वो इनकारी रहे। उनका ये कहना था कि किसी भी सूरत ना तो परवेज इलाही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ना मैं करूंगा, और हम हर तरह से जो है वो पार्टी के साथ जो है वो करे रहेंगे। ये सिचुएशन है फिल वक्त जो है किसी भी सूरत कितनी हमदर्दियां हैं चौधरी शुजात हुसैन की अब भी परवेज इलाही के साथ, क्योंकि जाहिर है कि ये उनकी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन दौर है और जो भी उनके साथ पिछले 3 महीनों के दौरान हुआ है कभी उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया इस किस्म की सख्तियों का। चौधरी परवेज इलाही की इस कैफियत पे चौधरी शुजात हुसैन कहाँ खड़े हुए हैं इस वक्त, और उनका ख़ानदान जो है वो कहाँ खड़ा है चौधरी परवेज इलाही के हवाले से? चौधरी शुजात हुसैन साहब से भी मेरी बात हुई और उनके साहबजादे चौधरी शाफी हुसैन साहब से भी मेरी बात हुई, तो उनका ये दावा है कि हम जो है अब उनके साथ स्टैंड नहीं करते। एक खानदानी लिहाज से हमें हमदर्दी तो जरूर है, लेकिन सियासी तौर पे हम उससे अलग हो चुके हैं और वो हमारे से अलग है। वो अपनी पार्टी पर ज्वाइन कर रहे हैं, हमने उनको कई मौके वो आके ज्वाइन करें, लेकिन वो हमारे साथ हमारी पार्टी में वापस आने को तैयार नहीं है और अब उनके दरवाजे बंद हो चुके हैं। और ये भी उनकी तरफ से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जो आज ये दावा कर रहे हैं कि परवेज इलाही साहब के चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कहा था कि आप पार्टी ज्वाइन करें, जाकर इमरान खान से मिले, उनका ये दावा है कि परवेज इलाही ने चौधरी शुजात हुसैन साहब को ये कहा कि आप जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को मनाएं कि वो नून लीग की पार्टी की तरफ से पंजाब में वजीर आला के तौर पर आना चाहते हैं। और उनका ये कहना है चौधरी शुजात हुसैन साहब की तरफ से बताया गया कि वो क्योंकि जब मना लिया तो फिर ये जो है उनकी तरफ चले गए, इमरान खान से मिले, मुलाकात की और वहां पर PTI को ज्वाइन कर लिया। ये जो मामलात हैं इससे हम किसी सूरत जो है वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। जबकि चौधरी परवेज इलाही साहब ये कहते हैं कि क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने ये बात की थी कि आप पार्टी को ज्वाइन करें। ये अगर देखा जाए तो इख्तलाफात दोनों पार्टी में बढ़ते चले जा रहे हैं, अब वो एक दूसरे को असट करने को तैयार नहीं है। और यही मामला देखें कि जब उस वक्त इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था कि मैं सालक को प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा, तो यह बताया गया है चौधरी शाफी हुसैन साहब की तरफ से कि मोहनस इलाही उनके घर आए और कहा कि मैं वजीर बनना चाहता हूं, आप ना बने, तो इनकी तरफ से फोन करवाया गया। लेकिन उनका यह ख्याल है कि अब हम इनके साथ चलने को तैयार नहीं है, चाहे वो पार्टी छोड़ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन हम इनको साथ नहीं रखेंगे। लेकिन खानदानी लिहाज से हम जो है उनसे हमदर्दी रखते हैं। बहुत शुक्रिया। हसन रज़ा हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ आएंगे। पाकिस्तानी मईशत तमाम पाकिस्तानियों के लिए नहायत खुशी की बात है कि रियासत की जानिब से मईशत को मुस्तहकम बनाने के ऐलान के बाद से हालात बेहतरी की तरफ गामजन हैं। वो डॉलर जो ओपन मार्केट में पिछले कई महीनों से फ्री फॉल का शिकार था, 3 रोज़ से इसमें ज़बरदस्त इस्तेहकाम देखने में आया है।
डॉलर के इंटरबैंक और ओपन मार्केट रेट में फ़र्क भी तेज़ी से कम हुआ है। आज भी ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 11 रुपये कमी हुई, जबकि 2 रोज़ में 21 रुपये की कमी आ चुकी है। आज डॉलर ओपन मार्केट में 310 रुपये पे आ गया, जबकि पीर के रोज़ 333 रुपये पर पहुँच गया था। आज इंटरबैंक में डॉलर 307 रुपये में बंद हुआ, जिसके बाद डॉलर के ओपन और इंटरबैंक रेट्स में सिर्फ 2 रुपये का फ़र्क रह गया। अब ये सूरत हाल है कि जो IMF का इशारा था या IMF का हुक्म था या IMF की हिदायत थी कि डॉलर की सरकारी और ओपन मार्केट शरह में 1.25% का फ़र्क रह जाए, वो आज पूरा हो गया है। और ये कैफियत यकीनन इस मईशत के लिए एक बहुत ही मजबूत इस्तेहकाम की खबर है। हफ्ते और इतवार को आर्मी चीफ ने लाहौर और कराची में कारोबारी अफराद से तवील मुलाकातों में मईशत की बेहतरी के लिए रास्त और ठोस इक़दाम उठाने का ऐलान किया था। जनरल आसिम मुनीर ने स्मगलिंग के खात्मे के अलावा डॉलर सट्टाबाजी के खात्मे के भरपूर अज़ाइम का भी इज़हार किया था। इसी पस मंज़र में गुज़िश्ता रोज़ पेशावर और कराची एक्सचेंज मार्केट वगैरह में बड़े खिलाड़ियों को झंझोड़ा गया और ये झंझोड़ना आज भी जारी रहा और आज इस्लामाबाद में हुआ और एक बहुत अहम दफ्तर में हुआ, जिसके बाद से इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर रेट का फ़र्क तेज़ी से कम होना शुरू हो गया है। ओपन मार्केट और डॉलर की जो सरकारी शरह है, इनके दरमियान कम होने से बैरून मुल्क पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेजने के लिए अब बैंकिंग चैनल्स इस्तेमाल करेंगे। उनके लिए बहुत बेहतर सूरत हाल हो गई है। हवाला हुंडी के कारोबार में कमी आएगी और हमारी रेमिटेंसेस में इजाफा हो सकेगा, जो इस माली साल के पहले माह में 7.3% कम हो चुकी है, जबकि सालाना बुनियाद पर 19.3% गिर चुकी हैं। आज एक और अहम पेशरफ में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक्सचेंज कंपनीज में बुनियादी इस्लाहात मुतारिफ कराने का फैसला किया। फॉरेन एक्सचेंज कारोबार करने वाले बैंक अब अपनी मिल्कियत में एक्सचेंज कंपनीज बना सकेंगे। साथ ही मौजूदा एक्सचेंज कंपनीज की मुख्तलिफ अक़साम और उनकी शाखों को यकजा सिंगल कैटेगरी एक्सचेंज कंपनियों में तब्दील कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक्सचेंज कंपनीज के लिए कम अज़ कम सरमाई की शर्त जो है वो तकरीबन 200 मिलियन रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दी जाएगी। पाकिस्तान की मईशत के लिए इत्मीनान और सुकून की खबर और बहुत इत्मीनान और सुकून की पेशरफ्त है। पाकिस्तान के रुपए की जो कदर है उसमें करार आना और डॉलर की जो शरह, डॉलर के मुकाबले में जो रुपए की शरह थी उसका मुसलसल इजाफा होना, ये हर लिहाज से एक बहुत अच्छी खबर है और इस पर हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मोहम्मद सोहेल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल साहब। ये बताइएगा कि ये जो हमारा एक फ्री फॉल एक्सचेंज रेट में देख रहे थे, बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात थी पिछले कई दिनों से और इसमें किसी किस्म का करार नहीं आ रहा था, और ये पिछले 3 दिन के अंदर जो डेवलपमेंट देखी है, ये ओवरऑल हमारे यहाँ सेंटिमेंट्स के लिए और हमारी मईशत के जो माहौल है उसके लिए ये कितनी इम्पॉर्टेंट और पॉजिटिव खबर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू कामरान साहब। मेरा ख़्याल में जो ओपन मार्केट में रुपए की कदर का बढ़ना मेरे लिए बहुत ताज्जुब खेज़ नहीं है, क्योंकि ये बज़ाहिर लग रहा था कि इसमें स्पेकुलेशन हो रही है, होर्डिंग हो रही है, और जिस तेज़ी से बढ़ रहा था जो हमारे कॉन्टैक्ट से वो बता रहे थे कि जो पैसा है पाकिस्तान में अनडिक्लेयर्ड, जिसको हम करेंसी इन सर्कुलेशन कह रहे हैं, वो फारिग पड़ा होता था, वो वहाँ पे चला गया। रोज़ की बुनियाद पे 2 रुपए का उनको गेन आ रहा था। तो बज़ाहिर जब भी स्पेकुलेशन होता है या कोई बबल होता है, तो जब वो बर्स्ट होता है तो उसी तेज़ी से गिरता है। तो मेरा ख्याल में ये सेंटिमेंट्स के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए अच्छी स्टेप है, क्योंकि जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको प्लानिंग करने में दुश्वारी हो रही थी, उसको फोरकास्ट करने में दुश्वारी हो रही थी। और मेरे ख़्याल में काफ़ी देर के बाद स्टेट बैंक ने भी जो रेगुलेटरी मेजर लिया है, उससे मुझे लगता है आने वाले दिनों में तो एक्सचेंज कंपनी का कारोबार बिल्कुल ख़त्म होने जैसा हो जाएगा। और होना भी ये चाहिए। दुनिया भर में जो एक्सचेंज कंपनीज़ हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, और जो बैंक्स हैं उसी से करेंसी एक्सचेंज कराई जाती है। लेकिन नहीं सोहेल साहब, ये बात यहाँ हमारे प्रोग्राम में उस दिन शब्बर जैदी भी कह रहे थे, एक्सचेंज कंपनीज तो होती हैं, मतलब सिंगापुर में भी है, यूके में भी है, थाईलैंड में भी है, टर्की में भी है, एक्सचेंज कंपनीज तो होती हैं, मगर ऑब्वियसली रेगुलेटेड होती हैं। तो रेगुलेटेड काम होना, क्योंकि फिर पाकिस्तान का जो पूरा स्ट्रेच है पूरे पाकिस्तान का, बैंक्स हर जगह तो सर्व नहीं कर सकते ना, और ये हर जगह हर कोने पे जाना और फिर ये जो रेमिटेंसेस हैं वो पहुँचाना, ये बहरहाल ये काम तो एक्सचेंज कंपनीज का नेटवर्क ही कर रहा है ना। नहीं कामरान साहब, मेरे कहने का मतलब है जो स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ एक्सचेंज कंपनी का, आप चले जाएं क्लिफ्टन पे, चुंद्रेगा रोड पे, तो एक जगह आप खड़े रहेंगे तो आपको 7-8 एक्सचेंज कंपनी के ब्रांचेस नज़र आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, अभी आप खुद सोचें, ये एक्सचेंज कंपनी की जो बड़ी कैटेगरी थी,
बी कैटेगरी नहीं, जो बड़ी कैटेगरी थी उसका कैपिटल था 20 करोड़ रुपए। आज कराची में, लाहौर में एक घर लेने जाएं तो वो 20 करोड़ रुपए का आता है। तो इस तरह का जो लूज स्ट्रक्चर था कि इसमें एक मशरूम ग्रोथ हो गई थी, इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता, बड़ा रेगुलेटेड होता है, बड़ा स्ट्रिक्ट होता है। तो जिस तरह आज स्टेट बैंक ने अपने नोट में भी लिखा है कि जो इंटरनल कंट्रोल्स थे और जो कंप्लाइंसेस के इशू थे वो बड़े वीक थे। तो एक कंपनी जो 20 करोड़ रुपए से हो और जिसकी बेशुमार फ्रेंचाइजेज हों, जिसकी बेशुमार ब्रांचेज हों, वो कैसे ये सारी चीज़ें कर सकती है? देखिए, ये तो इस बात की निशानी कि स्टेट बैंक का कंट्रोल कहीं भी नहीं था, क्योंकि ये जो स्टेट बैंक का नोटिफिकेशन आया ये तो उस वक्त आया जब ऑलरेडी 3 दिन के अंदर 10 रुपये तकरीबन जो है वो एप्रिसिएशन हो चुकी थी रुपए के कदर में। तो इसमें स्टेट बैंक का कोई किसी सूरत में कोई कमाल नहीं है। अब ये सिर्फ मुझे बताइए कि अब जितनी तेज़ी से ये ओपन मार्केट में रुपया एप्रिशिएट हुआ है, इंटर बैंक में क्या ये जो इस वक्त शरह है रुपए की, यानी कि 307 रुपये थी, अब इसमें भी तो बेहतरी इन द सेंस कि रुपया इंटर बैंक में भी तो एप्रिशिएट होना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉरस्पॉन्डिंग तो मामलात रहते हैं। बिल्कुल होगा, मुझे लगता है आने वाले दिनों में हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो जो एक्सचेंज कंपनीज़ की जो डिमांड कम होगी उसका फ़्लो जो है इंटर बैंक में आएगा, नंबर 1। नंबर 2, वो जो पैसा चाहे एक्सपोर्टर्स का था, चाहे वो रेमिटेंस का था, जो स्प्रेड की वजह से अनऑफिशियल चैनल में जा रहा था, वो भी यहाँ पर आएगा। तो मेरा ख़्याल में इस पर भी इफ़ेक्ट होना चाहिए। और जो हमारा इंटर बैंक में जो थोड़ा सा प्रेशर आया था, वो उसका रीज़न ये भी था कि जो पुरानी एलसीज़ थी और इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन हटाई थी, तो एक अचानक से इंपोर्ट्स बढ़ गई थी। उम्मीद यही की जा रही है कि जब वो वन टाइम इंपोर्ट्स जो पिछली बैकअप में थी वो ख़त्म होंगी तो इंपोर्ट्स का प्रेशर भी कम होगा। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बैंक का रेट है वो भी ग्रेजुअली या तो स्टेबलाइज होगा या उसमें भी शायद बेहतरी आएगी। अब इसमें मज़ीद भी बेहतरी आ सकती है क्या सुहेल साहब? क्योंकि अब जब हम देख रहे हैं कि ये ओपन मार्केट और इंटर बैंक का तो फ़र्क ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, कल शायद और भी ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद क्या ये सूरत हाल हो सकती है कि जो लोग होल्ड करके बैठे हैं, ज़ख़ीरा करके बैठे हैं डॉलर का, घरों में रख के बैठे हैं, और जिन्होंने इसी आसरे में बड़ी तेज़ी से ख़रीदा था, और आई एम श्योर कि उनको नुकसान भी होगा कि कुछ ज़्यादा सेलिंग आए डॉलर की, लोग कहें कि यार ये तो मुसीबत हो गई है, बेचते हैं जाके, और इसके बाद मज़ीद रुपया अप्रिशिएट हो जाए। देखिए, मैंने यही कहा ना कि दोनों मार्केट लिंक हैं। ओपन मार्केट में अगर एक्सेस पैसा होगा तो वो फिर अपना वे बना लेगा बैंक मार्केट पे। अलबत्ता जो हमारी ब्लैक मार्केट थी वो तो अनडिक्लेयर्ड पैसों से ख़रीदी गई थी, उसका जो रेट है वो ये भी हो सकता है कि वो फिर और नीचे आ जाए, उसमें जो स्प्रेड है और कम हो जाए, ये भी हो सकता है। मगर मैंने कहा कि जो ब्लैक मार्केट और ओपन मार्केट में अगर सेलिंग आती है, जो लग रहा है कि आएगी, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है स्टेट बैंक का वो शाम को आया है, तो फिर इसका असर इंटर बैंक पर भी पड़ेगा। इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ग्रेजुअली जो इंटर बैंक में भी रुपया जो है वो थोड़ा सा मजबूत हो सकता है आने वाले दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद सुहेल हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं मईशत की सुकून की, इत्मीनान की खबर से हम जाते हैं सियासत की जानिब, जहाँ पर खामोशी है। सियासतदान क्योंकि इख्तिदार में नहीं है, कलीदी सियासतदान पाकिस्तान से लंदन, दुबई, दूसरी जगहों पर जा चुके हैं और लोग ढूंढते फिर रहे हैं, न सियासत नज़र आ रही है न सियासतदान। आखिर ऐसा होता क्यों है, इस पर बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। पूरा मुल्क महंगाई की आग में जल रहा है। पाकिस्तान की सियासत और मईशत को किसी मसीहा और निजात दहिंदा की तलाश है, लेकिन मुल्क की गुमशुदा लीडरशिप ढूंढे नहीं दस्तयाब। जी हाँ, इक़्तिदार ख़त्म होती ही तकरीबन 1 माह से शहबाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान सियासी मंजरनामे से बिल्कुल गायब हो गए हैं और शायद मीडिया पर आने से भी गुरेज़ा हैं। दिलचस्प बात है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से 90 रोज़ में इलेक्शन मुतालबा भी ठंडा पड़ गया है। नवाज शरीफ तो पिछले 4 साल से मुबैना अदालत की बिना पर लंदन के पुरफज़ा माहौल में मुकीम है, जबकि उनके समधी इसहाक डार भी एक बार फिर उनसे हमनवा हैं। इस वक्त मुल्क के 25 करोड़ अवाम को उन गुमशुदा रहनुमाओं की तलाश है जो हुक्मरानी से सुबुकदोश होती ही लंदन, दुबई और इस्तांबुल और दीगर शहरों की चकाचौंध में गुम रहते हैं। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के साथ लंदन की ठंडी हवा में हैं और आराम कर रहे हैं या मौज कर रहे हैं। आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो भी कराची और दुबई न जाने कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं, शायद इसके बाद लंदन ये भी लोग पहुँचे। ख़बरें हैं कि मौलाना फजलुर रहमान भी बैरून मुल्क हैं और इत्तलात के मुताबिक फ़िलहाल वो तवील उम्र में हैं।
मरीम नवाज और हमजा शहबाज ने बज़ाहिर अवामी सियासत तर्क करके गुशानशीनी इख्तियार कर ली है। माजरत के साथ अर्ज़ है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इसाक डार जब टीवी स्क्रीन पर अपने महलात में मुस्कुराते और कह कह लगाते नजर आते हैं लंदन में, तो महंगाई के मारे अवाम के दिलों में छुरियाँ चलती हैं। MQM, ANP, काफ लीग, BNP, इसके अलावा बाप पार्टी और दीगर इत्तेहादियों ने भी वजारतों की बंदरबाट में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब जैसे शहबाज हुकूमत की कारकर्दगी से तो वो बिल्कुल ला ताल्लुक़ हो गए हैं। ऐसा लगता है कि 16 माह इक़्तिदार को इंजॉय करने के बाद 13 इत्तेहादी अब रोते पीटते पाकिस्तानी अवाम की बेबसी का तमाशा देख रहे हैं। हम तो इस मुल्क के सियासी कायदीन को सिर्फ इतना ही कहेंगे कि ज़बान क़ल्ब को नक़ार खुदा समझें। मज़ीद इस पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी, बहुत ही उम्दा प्रोग्राम अपना होस्ट करते हैं, न्यूज़ एंकर भी हैं, जनाब शहजाद इकबाल हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब। ये बताइएगा कि बहुत अजीब सा समा है कि अचानक न सिर्फ ये कि सियासत की बत्ती बुझ गई है, बल्कि सियासतदान भी मंजर से गायब हो गए हैं और दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे, सुनाई नहीं दे रहे। तो कोई लंदन, तो कोई दुबई, तो कोई उम्रा। तो ये एक पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है इक़्तिदार के ख़ात्मे के साथ ही इनके पाकिस्तान में रिहाइश के ख़ात्मे के दिन ख़त्म हो रहने के दिन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। कामरान साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जो ये फैसले करके गए हैं, चाहे वो इलेक्शंस के हवाले से हो या माशी फैसले, ऐसा लगता है कि अब उसकी ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी के बाज़ रहनुमा आकर ये तो बात कर रहे हैं कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए और उन्होंने CCI में ये मुतालबा किया था कि इलेक्शन इससे डिले नहीं होंगे, डिलिमिटेशन का मरहला नहीं आना चाहिए, लेकिन उनकी क़ियादत इस हवाले से मुकम्मल खामोश है। इस पर ना तो कोई पॉलिसी बयान बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने दिया है, ना आसिफ अली ज़रदारी साहब ने दिया है। उनके तर्जुमान आके ये बात कर रहे हैं, लेकिन वो खुद इस चीज़ की ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरीके से जो माशी फैसले लिए गए, जिसका आज अवाम खमियाजा भुगत रही है, उसका भी कोई जवाब देने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है। इसाक डार साहब ने लंदन में पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमने मुल्क को बहरानों से निकाला, डिफ़ॉल्ट से बचाया, लेकिन शायद ये बताना भूल गए कि डिफ़ॉल्ट के पास लेके भी मुल्क को वही गए थे, क्योंकि उन्होंने IMF के मुतालबात नहीं माने, एक अरसे तक ताख़ीर की, 6 महीने ताख़ीर से वो प्लान जाके हुआ, इसलिए मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब आया। तो वहाँ बैठ के सियासी गुफ्तगू तो हो रही है कि कब नवाज शरीफ से वापस आना है, किस तरह की कैंपेन होगी, और मैंने सुना है कि शायद टिकट्स के हवाले से भी वहाँ बातचीत हो रही है। लेकिन यहाँ पे इस वक्त आवाम को जो एक पॉलिटिकल लीडरशिप की ज़रूरत है वो नज़र नहीं आ रही, वैक्यूम है। इमरान खान जेल में है, ज़रदारी साहब शायद दुबई में है, बाकी नून लीग की लीडरशिप बरतानिया में है, और इस वक्त आप देख रहे हैं कि केयर टेकर सेटअप है। ठीक है, इस वक्त कोई ऑब्वियस गवर्नेंस का रोल तो नहीं बनता इन सियासी जमातों का, लेकिन मुल्क में रहना, लीडरशिप प्रोवाइड करना, एटलीस्ट अपने वोटर्स को या जवाबदेह होना जो आपने। देखिए, एक सादा बात तो यह है कि मुल्क में ना होना, लेकिन परमानेंट रेसिडेंस बाहर होना, बच्चों की परमानेंट रेसिडेंसी बाहर होना, पाकिस्तान का नॉन टैक्स रेसिडेंट होना, और अगर इख्तिदार में भी हो तो आप एक साल में जितनी बार ये लंदन जाते हैं नून लीगी लीडरशिप, तो आप शुमार आपका ख़त्म हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब के वक्त गिने 16 महीनों में 16 बार वो लंदन गए। तो गोया कि ये लगाओ, लगन, रिहाइश, ताल्लुक़ सिर्फ इक़्तिदार के रास्ते है पाकिस्तान से इस लीडरशिप का। सब ये वो बात है जिसको आपने इस वक्त टच किया है, ये और इसके अलावा जिस तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टीज रन करते हैं एक फैमिली इंटरप्राइज की तरह, मेरे ख्याल से ये दो बुनियादी वजह है कि जब इक़्तिदार में होते हैं मुल्क में रहते हैं, जब इक़्तिदार में नहीं होते तो बाहर होते हैं, अगर खुद बाहर नहीं होते तो सरमाया जो है इनका वो बाहर होता है, बच्चों के कारोबार बाहर होते हैं, चाहे इसाक डार साहब के हों, है तो मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर, लोगों को तरगीब करते हैं कि आप मुल्क में इन्वेस्ट करें, लेकिन बच्चों के कारोबार दुबई में है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मुल्क में पैसा लेकर आओ, लेकिन बच्चों के कारोबार लंदन में है। तो एक तो ये पैसा ना यहाँ पर रखते हैं, ना खुद यहाँ रहते हैं, दूसरा ये जो फैमिली इंटरप्राइज की तरह रन करते हैं। मेरे ख्याल से ये वो दो बुनियादी बातें हैं जिसकी वजह से एक वैक्यूम था और तहरीक इंसाफ जैसी एक फोर्स थर्ड पार्टी बन के उभरी। उनमें भी बहुत सारी खामियां होंगी, लेकिन ये दो मेरे ख्याल से बुनियादी वजह है जिसकी वजह से उनका एक इमरजेंस हुआ था कि ना वो यहाँ पे होते हैं, ना पैसा यहाँ रखते हैं, ना उनके कारोबार यहाँ पर है। अच्छा, अगर किसी को अशराफिया के मायने नहीं मालूम हो पाकिस्तान में, तो ये जो आप सारी गुफ्तगू कर रहे हैं, एक तो उस तशरीह में ये शामिल हो जाएगा, फिर दूसरे मामला ये देखिए कि अगर आपके ख़िलाफ़ केस हो, आपके ख़िलाफ़ मुकदमा कायम हो, और मुकदमा हो संगीन करप्शन का, बस मुकदमा हो संगीन मनी लॉन्ड्रिंग का, और उसके बेपनाह सबूत सामने हो, और उसके बाद वो मुकदमा
तहलील हो जाए हवा में, उसके बाद कोई उसकी अपील भी ना हो, और उसके बाद आप हाथ झाड़ के खड़े हो और दोबारा फ्लाइट ले और लंदन चले जाएं। ऐसी अय्याशी तो दुनिया में किसी सियासी लीडरशिप को हासिल नहीं है, जिसमें केस तहलील हो जाए एक के बाद एक, हमेशा होते रहें। ऐसा ही रहा है बिल्कुल। शहबाज शरीफ की आप मिसाल ले लें, जो FIA का केस था मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें आप देखें 7 मरतबा जज साहब ने जो है वो डेट दी, फर्द जुर्म आयद होनी थी, फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, और फिर जिस दिन वजीर आजम बने उस दिन भी उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, नहीं हुई, और बाद में वो केस ट्रायल में गया जाए बगैर ही खत्म हो गया। लेकिन कामरान साहब इस वक्त जो वो मौजूद हैं वहाँ बरतानिया में, और बार बार आपने देखा है कि नून लीग के लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ अब आए तो तब आए। 15 सितंबर की डेट दी थी क्योंकि चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे, उस वक्त भी नहीं आए, आप कह रहे हैं कि 15 अक्टूबर को आएंगे। मेरे ख्याल से 2 बड़ी बुनियादी यहाँ पर बातें हैं। एक तो ये कि जो केसेस हैं उनका तो सामना करना पड़ेगा। अब क्या उनको वहां बैठे कोई रिलीफ मिल जाता है, या यहां पर आके पहले जेल जाएंगे और फिर अपना जो सजा है उसको सस्पेंड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है इस वक्त जो नून लीग के दरमियान और खासतौर पर नवाज शरीफ की सोच है वो ये है कि क्या पाकिस्तान आके सिर्फ इलेक्शन कैंपेन करनी है और भाई को वजीर आजम बनाना है, या कैंपेन करके खुद वजीर आजम बनना है। क्योंकि अगर केसेस खत्म भी हो जाए तो ये इस वक्त जो आपने देखा है कि आर्मी चीफ ने भी बिजनेसमैन से मुलाकातें की हैं, एक विजन नजर आ रहा है कि अगले ये जो इक्तदार होगा ये भी एक हाइब्रिड गवर्नमेंट का होगा। और क्या नवाज शरीफ एक इस इक्वेशन में फिट बैठते हैं या नहीं, ये मेरे लिए बड़ा सवाल है। शहबाज शरीफ साहब आपने देखा है कि पुल का भी इफ्तिताह होता है तो क्योंकि FW ने काम किया होता है तो उसका क्रेडिट वो देते हैं आर्मी चीफ को। लेकिन हमने देखा है कि माजी में जिन आर्मी चीफ को नवाज शरीफ ने खुद तैनात भी किया है उनसे भी उनकी किसी न किसी पॉइंट पे इख्तलाफात पैदा हुए हैं, उनकी लड़ाई हुई है। तो क्या अब इस हाइब्रिड रिजीम का वो हिस्सा बन सकेंगे? यहाँ पे लोग कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को कि वो इक्वेशन में फिट होते हैं या नहीं, और खुद नवाज शरीफ साहब इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या मैं इस इक्वेशन में फिट होता हूँ कि मैं सिर्फ रहूँगा और एक हाइब्रिड निज़ाम चलता रहेगा जिसमें SIFC भी होगा, बिजनेसमैन से मुलाकातें आर्मी चीफ भी कर रहे होंगे, क्योंकि ट्रस्ट बिजनेसमैन तो यही दिखा रहे हैं कि उस मीटिंग के बाद उनका हौसला बहाल हुआ है। तो ऐसा लगता है कि बिजनेसमैन तो अब ये सोच के बैठा हुआ है कि इस मुल्क में अगर एक टेबल पे इमरान खान, नवाज शरीफ और जरदारी साहब भी साथ बैठ जाएंगे तो भी हमने उनकी बात से एतमाद हासिल नहीं करना है, लेकिन अगर एस्टैब्लिशमेंट आर्मी चीफ आके हमसे बात करेंगे तो ही हमारा कॉन्फिडेंस बहाल होगा। तो मुझे तो लगता है कि ये एक बहुत बड़ा अभी तक सवाल है। लोग शायद नून लीग के लोग कहते हैं कि बड़ी आसानी से नवाज शरीफ आएंगे और वजीर आजम बनेंगे। मुझे लगता है ये मामला इतना सादा नहीं है, और यही वजह वन ऑफ द रीजंस हैं जिसकी वजह से उनकी पाकिस्तान आने में इस वक्त बड़ी ताखीर हो रही है कि इस इक्वेशन में, इस हाइब्रिड निज़ाम में वो कैसे फिट होंगे। 100% आपको सही लगता है, 100% आपका सवाल सही है, और जाहिर है कि इसका जवाब वही है जो आप और मुझे जो अंदाज़ा हो रहा है कि क्या जवाब है। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, शहजाद इकबाल हमारे साथ मौजूद थे। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एक दूसरा मौक़िफ़ देंगे इसी मौजू पर। हमारे साथ है पाकिस्तान के नामवर मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तरीन हमारे एडिटर मोहतरम मुजीबुर रहमान शामी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। शामी साहब, ये बताइएगा कि ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ी बेचैनी का माहौल बन गया कि कौमी सियासत का और सियासतदानों का एक वतीरा बन गया है कि पाकिस्तान में इख्तिदार में अगर हों तो वहाँ पर उनका क़याम होता है, अगर इख्तिदार में ना हो, इख्तिदार से ना हो तो उससे पहले और उसके बाद उनकी कोशिश होती है पाकिस्तान में जितना कम रहे, और इसके लिए बिल्कुल मखसूस शहर हैं, लंदन चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, UAE चले जाते हैं। तो ये सारा मामला जो है वो इस वक्त हम देख रहे हैं, और आज भी ये कैफियत है कि जैसी हुकूमत ख़त्म हुई, शहबाज साहब चले गए, इसाक डार साहब चले गए, आसिफ ज़रदारी साहब चले गए, बिलावल भुट्टो चले गए, मौलाना फजल रहमान तो चले उम्रे के लिए गए हैं, और फिर इनके बच्चे, इनका कारोबार, इनकी सियासत, इनका रिहाइश, ये सब बाहर है। कैसे हम इनके साथ, और उनका हमसे क्या लगाव की क्या वजह है? कामरान खान साहब बहुत शुक्रिया। अब ये सिलसिला तो यानी बरसों से जारी है और ये माशाल्लाह की देन है। आपको याद होगा जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बाहर भिजवाया गया, फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के अहद में नवाज़ शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को और उनके ख़ानदान को बाहर भिजवाया गया। तो जो हुक्मरान थे वो निजात हासिल करने के लिए अपने मुखालफों से उन्हें बाहर भिजवा देते थे ताकि वो सुकून के साथ अपने इक़्तिदार के दिन गुजार सकें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर लगता है कि हमारे सियासतदानों को इसका चस्का पड़ गया। अब जब लोग बाहर थे फिर उन्होंने अपने कारोबार भी इस्टेब्लिश कर लिए, फिर उनकी अकामत गाहें भी बन गई, तो उनके बच्चे भी वहाँ सेटल हो गए। तो अब उसका नतीजा ये निकला है कि अब इस वक्त जो हमारे
बड़े बड़े सियासतदान हैं, उनके स्टेक्स बाहर भी हैं, और वहाँ वो क्योंकि बड़ा अरसा उन्होंने गुजारा है इसलिए वहाँ वो ज़्यादा होमली फील करते हैं। और यहाँ जो टेंशन है और जिस तरीके से जो मामला चल रहे हैं, शायद उससे कुछ ये हाँ जाहिर है, ये तो पाकिस्तानी जाने और पाकिस्तानियों की किस्मत जाने कि यहाँ की टेंशन, यहाँ का मौसम, यहाँ के हालात, यहाँ पर रहना तो जाहिर है इतना राहत का बाइस नहीं है। लेकिन ये थोड़ी सी हैरानगी होती है, मिसाल के तौर पे भी शहबाज शरीफ साहब की थी हुकूमत और 16 महीने हुकूमत रही है, और उससे पहले नवाज़ शरीफ को वहाँ इंग्लैंड में रहते हुए कुछ पौने 3 हो चुके थे, 3 साल के करीब। उसके बावजूद वो यहाँ तशरीफ़ नहीं लाए, अब चले वो भी नहीं लाए। और फिर एक अजीब ये हमारी माहौल कि शहबाज शरीफ साहब अनगिनत बार लंदन गए, हर बार थोड़े दिनों बाद वो लंदन चले जाते थे और फिर कहीं से जाते थे तो फिर वहाँ से लंदन आ जाते थे। जैसे इक़्तिदार ख़त्म हुआ फिर लंदन चले गए थे, आए भी लंदन से थे, कारोबार भी वहीं है, बच्चे भी वहीं लंदन में रहते हैं। ये क्या माहौल है? हमें परेशान नहीं होना चाहिए, वो जल्द वापस आ जाएंगे। मेरा ख्याल को मुस्तकिल क़याम नहीं है। एक साहब डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि वो रवाना होने वाले हैं, और शहबाज शरीफ साहब को भी जल्द वापस आना चाहिए। और अब तो ये ख़बर है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो भी 15 अक्टूबर को आ जाएंगे। उसके बाद कुछ तय करना चाहिए लीडरों को कि अपनी सारी सियासी सरगर्मियाँ वो पाकिस्तान के अंदर करें, और बाहर किसी सियासी जमात का कोई इजलास जो है बैरून मुल्क नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भी सियासतदान पाकिस्तान के लोगों को लीड करने की ख्वाहिश रखता हो, क्लेम करता हो कि वो पाकिस्तान का रहनुमा है, वो यहाँ का टैक्स पेयर ही ना हो, उसके बच्चे यहाँ के शहरी ही ना हो, वो ना होना चाहें, ना वो यहाँ कोई कारोबार करें, ना ही यहाँ से कोई ताल्लुक़ रखे, ना ही सिर्फ ताल्लुक़ उस दिन पैदा हो जिस दिन के वो इक़्तिदार में आएँ, है हम लोगों के लिए बहुत ही एक तशवीश का मामला ना शामी साहब। नवाज शरीफ साहब का कारोबार भी यहाँ है उनके, और शहबाज शरीफ साहब का भी कारोबार यहाँ है। कारोबार तो यहाँ चल रहा है, लेकिन आप देखें जो हम किस्से कहानियाँ आप सुन रहे हैं, बाजवा साहब ने क्या किया, जनरल फैज़ हमीद ने क्या किया, किस तरह दस्तूरी निज़ाम हमारा तहबाला हुआ, किस तरह मुकदमे कायम हुए, किस तरह उनके फ़ैसले हुए। तो जब ऐसा माहौल हम पैदा कर देंगे और एक घुटन की एक फ़ज़ा होगी और जबर की फ़ज़ा होगी, तो फिर लोग क्या करेंगे? जब उन्हें सांस नहीं लेने देंगे और उनको हर कीमत पर आप उनकी गर्दन दबोचेंगे, तो फिर सांस लेने के लिए उनको कहीं तो जाना पड़ेगा ना। लेकिन तो वो सांस लेने के लिए वही जाते हैं ना। ये कहाँ का ये आइन परस्ती है, कहाँ की जमहूरियत परस्ती है कि इक़्तिदार में आने के लिए बैसाखियाँ उन्हीं हाथों से चाहिए होती हैं जो जिनको कि आप समझते हैं कि हाथ काट देने चाहिए, उन्हीं हाथों से उन्हीं इस बैसाखियों को इस्तेमाल करते हुए उन्हीं को सहारे को लेके इक़्तिदार में आते हैं, और जब इक़्तिदार ख़त्म होता है तो वापस चले जाते हैं। और फिर सियासत का अंदाज़, जमहूरियत का अंदाज़ देखें कि अभी जान के इस बात को इंश्योर किया कि इलेक्शन जो है वो 60 दिन में ना हो, 90 रोज़ का पहला ऑप्शन अप्लाई किया, फिर बाकायदा एहतमाम किया, इंतज़ाम किया, यकीनी बनाया कि इलेक्शन जो है वो इल्तवा का शिकार हो जाए। शहबाज शरीफ साहब बाकायदा उसका एहतमाम, इंतज़ाम, तमाम निज़ाम बना के गए हैं, और इलेक्शन ना हो ये आप देखें ना, ये जमहूरियत की ख्वाहिश ये है कि किसी सूरत से इल्तवा का शिकार हो जाए। और फिर आपने देखा कि आसिफ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो, एक बार भी उन्होंने 90 रोज़ में इलेक्शन किया। एक अजीब पॉलिसी होती है कि पार्टी को नीचे से कह दिया कि तुम लोग कहो कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराएं, खुद एक भी बयान नहीं दिया। आखिर ये कौन सी सियासत, ये कौन सी जमहूरियत है? देखिए, अब ये तो तकनीकी बहसें हैं ना जो हम करते रहेंगे कि इंतखाबात जो हैं 90 दिन में होने चाहिए या 120 दिन में होने चाहिए। मेरा ख्याल इंतखाबात तो बहरहाल होने हैं, और इतने ताकतवर लोग तो नहीं थे, ना जरदारी साहब ना शहबाज शरीफ साहब, कि वो इलेक्शन का इल्तवा कर देते। ये तो कुछ और भी तो है ना पस पर्दा, बहुत से दूसरे अवामिल भी तो है ना जिनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो हमें सारा खेल जो है ना वो स्क्रीन पर खेलना चाहिए, स्क्रीन से बाहर जो है वो खेल बंद होने चाहिए। हाँ, लेकिन वो इक़्तिदार में आने के लिए स्क्रीन से बाहर भी खेलते हैं, स्क्रीन के अंदर भी खेलते हैं, सारा खेल इक़्तिदार का ही है ना। और जब जो चाहे, अभी आपने फरमाया जमहूरियत और ये मार्शल लॉ और फ़ौजी हुक्मरान और ये तमाम चीज़ें, और हमने देखा ना कि किस तरह से जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी है। नवाज़ शरीफ साहब ने पूरी क़यादत को बुलाया, लंदन बुला के बाकायदा फ़ैसला दिया कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जाएगी। फिर आपने ख्वाजा आसिफ से सुना कि वहाँ कुरान शरीफ पे हाथ
रखे, उनसे वादा लिया गया कि आप नहीं बताएंगे कि किस तरह से हमने फैसला किया है जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने का। फिर पार्लियामेंट में यहाँ पूरी पीपल्स पार्टी के साथ मिलके और तमाम सियासी क़ुव्वतों के साथ मिलकर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई, और फिर फ़ौज की और फिर फ़ौज के लीडरशिप की मुखालफत भी, और जमहूरियत की बातें भी, और आइन की बातें भी। कब तक ये खेल चलेगा शाफी साहब? देखिए ना, हमारा अलमिया ये है कि हमारे सियासतदान जो हैं वो एक दूसरे को जीने का हक़ नहीं देते। जब उनके पास इक़्तिदार आता है तो वो इख्तलाफ वालों को ज़ेर ज़बर करना चाहते हैं, उनको निस्त व नाबूद करना चाहते हैं। अब ये जमहूरी रवैया नहीं है। जहाँ जहाँ मुल्क जमहूरियतें हैं और ख़ास तौर पर पार्लिमानी जमहूरियतें हैं, वहाँ हुकूमत और अपोजिशन एक गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। यहाँ हमने लेकिन शाफी साहब आप ये वाली बात तो बिल्कुल सही कह फरमा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल है, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये कौन सी जमहूरियत है, ये कौन सी उसूल हैं, ये कौन सी आइन परस्ती है कि जब चाहा फ़ौजी हुक्मरान को गले लगाया, जब चाहा उसको एक्सटेंशन दी, जब चाहा उसके लिए गैर मामूली इत्तेहाद का इजहार किया, जब चाहा उसको कोसना शुरू कर दिया। आफ्टर ऑल इसका भी तो किसी को जवाब देना है ना। सियासत की दो रुखी होने का कोई तो इंतहा होनी चाहिए। बड़ी नवाजिश शाफी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद बात करते हैं वो विरसा जो कि अवाम को मिला है सियासत से, और उसमें है बिजली के बिल। वो हुकूमत जो 16 माह इख्तिदार में रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून JUI की मुश्तरका हुकूमत, उनके दौर में आटा 80 रुपये से 180 रुपये का किलो, चीनी 80 रुपये से आज 200 रुपये किलो, बिजली पर यूनिट 24 रुपये से आज 56 रुपये यूनिट, 54 रुपये पर यूनिट हो चुका है। गिनते जाएं और आप हैरान होते जाएं। पाकिस्तान की तबाही की दास्तान 16 माह की हुकूमत के दौरान जिस तरह से लिखी गई है वो आपके सामने है। बिजली के बिलों में कमी अब भूल जाए, ये निगरान हुकूमत वाले अपनी एड़ियाँ रगड़ ले, लेकिन बिजली के बिल कम नहीं हो सकते हैं। IMF किसी सूरत में नहीं मानेगा, और इसके ज़िम्मेदार कौन कब कैसे रहे हैं, इस पर हम बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। कराची से खैबर तक बिजली के बिल बाकायदगी से अदा करने वाले सार्फिन 54 रुपये फ़ी यूनिट की दहाइयाँ दे रहे हैं। निगरान हुकूमत भी अपनी बिसात के मुताबिक आवाम को बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए कोशा है, लेकिन इस सिलसिले में IMF ने पाकिस्तान के मुजव्वज़ा रिलीफ प्लान को शदीद एतराज़ात लगाकर वापस भेज दिया है, यानी मुस्तरद कर दिया है। पहले प्लान पर इत्तफाक न होने के बाद अब IMF को एक और रोड मैप भेजा गया है, जिसका आज ये कल जवाब मुतवक्किल है। पहले रिलीफ प्लान में हुकूमती तखमीने के मुताबिक बिजली सार्फिन को रिलीफ देने से कौमी ख़जाने पर 6 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। हुकूमत ने IMF को बजट से आउट ना होने की यकीन दहानी कराई थी, यानी कि जो बजट में यकीन दहानियाँ कराई थी उस पर अमल किया जाएगा, लेकिन IMF का कहना यह है कि ये बोझ 6 अरब के बजाय 15 अरब रुपए का होगा। पाकिस्तान की जानिब से बिल्स की 4 माह में वसूली की दरख्वास्त भी की गई थी, लेकिन हुकूमत की इस तजवीज़ से भी बताया गया है कि IMF ने इत्तफाक नहीं किया। गोया सरेदस्त बिजली के बिल अदा करने की तलवार आवाम के सरों पर लटक रही है। गुज़िश्ता रोज़ IMF को भेजे गए दूसरे प्लान में हुकूमत ने बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए IPPs की 15 अरब रुपए से ज़ायद की इजाफी अदायगियों को इस्तेमाल करने की तजवीज़ दी, लेकिन लगता है कि निगरान हुकूमत को मतलूबा जवाब मिलने की तवक्को नहीं है। यही वजह है कि आज निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी रिलीफ के बजाय बिजली चोरी की भी आदाद शुमार बताए और बिजली चोरों के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन का ऐलान किया। बहरहाल बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का ये पहला ऐलान नहीं है, दर्जनों बार ये ऐलानात हम इससे पहले कई दहाइयों से सुन रहे हैं। दरअसल आवाम को एनर्जी सेक्टर की मुजरमाना नाअहलियों, गर्दिशी कर्ज़ों और कैपेसिटी पेमेंट का बोझ उठाना पड़ता है। बिजली फ़ी यूनिट 54 रुपये की हो या 64 रुपये की हो जाए, IMF से माहिदे के मुताबिक बिजली की कीमतें पैदावारी लागत, नुकसानात और तमाम अखराजात पूरे करने के लिए ख़ास हद तक बढ़ा ना होंगी। गोया अब आवाम रोए, चीखें चिल्लाएं, उनको बिजली की बुलंद कीमतें अदा करनी होंगी। फ़िलहाल इसमें कोई कमी नहीं हो सकती। बस ख़दशा है, और वो ख़दशा ये है कि अवामी ग़ैज़ो ग़ज़ब मुबैना सिविल नाफरमानी में ना बदल जाए। देखते हैं निगरान हुकूमत किस हद तक आवाम की बेचैनी का सामना कर पाती है और आवाम की बेचैनी काबू में आती है या खुदा न खास्ता नहीं। इस पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ हैं जनाब ताहिर अब्बास, हेड ऑफ़ रिसर्च हैं आरिफ हबीब ग्रुप में और एनर्जी सेक्टर के एक एक्सपर्ट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बास साहब। ये बताइएगा कि ये तो नामुमकिन है ना कि ठीक है आज ऑल टाइम हाई 54 रुपये यूनिट, शायद पूरे ख़ित्ते में कहीं पर भी
बहुत कम जगह हैं दुनिया में जहाँ पे इतनी महंगी बिजली हो, लेकिन ये कम होने वाली इसमें कीमत कर, ये इसमें बिजली के बिल कम हो जाए, इसमें हुकूमत इसकी टैरिफ को किसी सूरत से कम करे, इसके तो कोई गुंजाइश पैदा ही नहीं हो सकती। ये जब तक IMF प्रोग्राम में ये तो वो इजाज़त नहीं देंगे। जी बिल्कुल कामरान साहब, जैसे आपने भी बताया तो इमीडिएटली तो कोई ऐसा रिलीफ शॉर्ट टर्म में हुकूमत नहीं दे सकती कि बहुत सिग्निफिकेंट जो है वो उसका इम्पैक्ट आ सके। बट अगर हम मिड टू लॉन्ग टर्म में इसका सोल्यूशन देखें तो 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि हुकूमत अगर सक्सेसफुली नेगोशिएट कर पाए तो ये जो टैरिफ्स हैं ये हमें कम होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें ये कि जो हमारा इस वक्त टैरिफ है जो 54 रुपये, और अगर आप बेस टैरिफ देखें तो वो 30 रुपये के करीब है, तो उस 30 रुपये पर किलोवाट आवर में 17 रुपये कैपेसिटी पेमेंट है, और उस 17 रुपये पर किलोवाट आवर कैपेसिटी पेमेंट में तकरीबन 75 से 80% जो है वो डेट रीपेमेंट जो है वो हो रही होती है, जो कि शुरू के 10 साल IPP जब लगती है तो उसमें अमोर्टाइज होती है। तो अगर हम जो भी ये नए पावर प्लांट हैं जो पावर पॉलिसी 2015 के तहत लगे, इनके जो भी स्पॉन्सर्स हैं और जो लेंडर्स हैं उनके साथ रीनेगोशिएट करें और इस 10 साल की अमोर्टाइजेशन को जो है वो हम 30 साल पे ले जाएं, तो इससे तकरीबन ऑन एन एवरेज 7 से 7.5 रुपये पर किलोवाट आवर जो है वो कैपेसिटी पेमेंट बच सकती है। दूसरा ऑप्शन एक ये है कि इस वक्त हमारे मुल्क में तकरीबन जो है वो 1500 मेगावाट जो है वो कैप्टिव पावर को जो है वो गैस मिलती है और उससे वो बिजली बनाते हैं, वो ग्रिड पे नहीं है। उससे होता ये है कि हमारे मुल्क में जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो उस क्वांटम पे जो है वो ग्रो नहीं कर पाती, और जो कैप्टिव पावर प्लांट लगे हुए हैं वो इनएफिशिएंट पावर प्लांट है, 30% की एफिशिएंसी के साथ लगे हुए हैं, 30%। और हमारे जो LNG के पावर प्लांट है वो 60-61% एफिशिएंसी के पावर प्लांट हैं। तो हम जो इंडस्ट्री को कैप्टिव गैस दे रहे हैं उसको जो है वो हम बंद करके उनको ग्रिड पे ले आएँ और उसको डाइवर्ट कर दें पावर सेक्टर के लिए, तो इससे तकरीबन 3 रुपये पर किलोवाट आवर जो है वो एक्सपेक्टेड है कि मुझे। इसके साथ तीसरा एक मिड टू लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है कि हम लोग जो है वो वेकॉक को इम्प्लीमेंट कर दें। सो बेसिकली वेकॉक से होगा ये कि पूरे मुल्क में जो है वो एक टैरिफ हो जाएगा। ये बिल मार्च 2022 में ऑलरेडी पास हो चुका है, बट अब तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। तो उसूली तौर पे तो यही होना चाहिए कि नेचुरल गैस और LNG की कीमत मिक्स हो और वेटेड एवरेज उसका निकले और एक कीमत हो जो कि अक्रॉस द बोर्ड पूरे मुल्क में सारिफीन जो है वो एक ही प्राइस अदा करे। अभी क्या है कि प्राइसिंग जो है वो डिफरेंस है। LNG जो है वो 3800 रुपये पर MMBTU पे जो है वो कुछ इंडस्ट्री को मिल रही है, कुछ इंडस्ट्री जो है वो 1100 रुपये पर MMBTU पे जो है वो सस्ती गैस लेके बिजली बना रही है, तो ये डिस्पैरिटी कम होगी। तो इससे भी तकरीबन 3 रुपये की जो है वो सेविंग है। जैसे मैं आपको बताऊँ जुलाई में तकरीबन 75 अरब रुपये हमारी पावर परचेज प्राइस थी LNG की मद में, तो ये 3800 रुपये पे हमने जो है वो बनाया है। अगर हम इसको वेकॉक इम्प्लीमेंट कर दें तो ये तकरीबन आधी हो जाएगी। तो आप समझ लें कि तकरीबन 2.5 से 3 रुपये पर किलोवाट आवर इससे भी सेव हो सकती है। तो ये 7 रुपये जो है वो जो रीनेगोशिएशन हो सकती है IPPs के डेट में 30 साल पे ले जाना, 3 रुपये तकरीबन आप इंडस्ट्री को जो है वो ग्रिड पे ले आएँ, उससे तकरीबन 17 से 18 अरब गीगावाट आवर जो है वो एडिशनल जनरेट होंगे, जो कि 18% हमारी टोटल डिमांड का बनता है। तो चूँकि हमारी जो पेमेंट्स हैं वो डिनोमिनेटर में डिमांड से निकल रही होती हैं, तो जितनी ज़्यादा हम डिमांड ग्रो करेंगे उतना पर किलोवाट आवर जो है वो कॉस्ट कम होगी। और तीसरी चीज़ ये है कि हम लोग वेकॉक को इम्प्लीमेंट करें, तो इन सब को मिला लें आप तो ये तकरीबन 13 से 14 रुपये पर किलोवाट आवर जो है वो सेविंग बनती है, जो कि गोया के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से 54 रुपये यूनिट की बिजली जो है वो हम 38 रुपये तक पे ला सकते हैं, 38 रुपये तक ला सकते हैं। गोया के एक आम पाकिस्तानी के टैरिफ में यानी कि उसके बिजली में, उसके बिल में ये जो एक क़यामत ख़ेज़ सूरत हाल है, इसमें तकरीबन 30% तक कमी आ सकती है। जी बिल्कुल, 30% तक कमी आ जाए तो लोगों की सांस में सांस आ जाए। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, तो कबाहत क्या है? रीनेगोशिएशन विद IPPs, ये भी हम सालों से सुन रहे हैं ये बात, तो इसमें क्या रुकावट क्या है, ये किसने करनी है? पहले तो ये बताइए कि ये जो इनके डेट के हवाले से रीनेगोशिएशन करना है, 10 साल को 30 साल करना है, हम ये नहीं कह रहे हम नहीं देंगे, ये होता है, जाहिर है कि ऑब्वियसली ये एक रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेट तो एक मामूल का अमल है, तो इसमें अब कबाहत क्या है? तो इसमें कामरान साहब देखें, ये IPP मॉडल में ये एक रेवेन्यू और एक्सपेंस का मिसमैच है। हमने IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट 25 से 30 साल पे किए हैं, जो कि हम उनको जो है वो पेमेंट कर रहे होते हैं, और हमने जो डेट एमोटाइज किया है वो 10 साल पे की है। अच्छा, अब इसमें मेजॉरिटी जो पुराने पावर प्लांट है 94 की पॉलिसी के, वो तो उनका डेट कॉम्पोनेंट ख़त्म हो गया है।
उनकी डेट रीपेमेंट नहीं है। फिर 2002 वालों का भी 10 साल में ख़त्म हो गया है, तकरीबन 2022 में उनकी भी नहीं है। अब जो नए पावर प्लांट है, जो नए IPP से है जो कि CPEC के अंदर लगे या जो दूसरे इंपोर्टेड कोल के या LNG के लगे, उनका बेसिकली बनता है। तो उसमें ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल लेंडर्स हैं, क्योंकि CPEC बेस्ड जो भी पावर प्लांट्स लगे हैं मेजॉरिटी उसमें 60 से 70% जो है वो फॉरेन लैंडिंग है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो है वो चाइना के पास जो है वो एक दफ़ा फिर जो है वो जाना पड़ेगा और उनसे ये रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि ये हमारी रेवेन्यू और एक्सपेंस की बहुत बड़ी मिसमैच हो रहा है, जिसकी वजह से एक बहुत प्रेशर है ओवरऑल सोसाइटी में। तो उसको जो है वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो हम उसको 10 साल से जो है वो 30 साल पे ले जाए। चले, ये तो बाहर है, चाइना से बात हो रही है, आई एम श्योर कि ये प्रोसेस में है, काफ़ी अरसे से बात वहाँ पे हो गई। लेकिन ये जो कैप्टिव पावर प्लांट्स का मामला है, जो कि हम उनको सीधे सीधा ग्रिड में दें और उनके जो ये कैप्टिव प्रोडक्शन है, जनरेशन है, जो 30% एफिशिएंसी पे चल रही है, ये तो हमारे घर के अंदर की बात है ना, इसको तो हम सॉर्ट आउट कर लें। जी बिल्कुल, ये एक पॉलिसी मेकिंग डिसीजन है। अब आप ये देखें कि कुछ इंडस्ट्री को जो है वो आप 1100 रुपये पे जो है वो गैस दे रहे हैं, उससे वो इनएफिशिएंट पावर प्लांट 30% एफिशिएंसी के साथ जो है वो बिजली बना रहे हैं, और कुछ इंडस्ट्री को आप जो है वो 3800 रुपये पर MMBTU की गैस दे रहे हैं और वो उससे जो है वो बहुत महंगा यूनिट बना रहे हैं। तो बेसिकली तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड हर किसी के लिए होनी चाहिए कि एक रेट पे गैस जो है वो सबको मिले। अब एक रेट पे कैसे गैस मिल सकती है कि आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस जो इम्प्लीमेंटेशन जो बिल है उसको आप जो है वो इम्प्लीमेंट कर दें, और बेसिकली तो गैस जो है वो यहाँ से डाइवर्ट कर देनी चाहिए और इंडस्ट्री को जो है वो जो भी वेकॉक का रेट है उस पर गैस दी जाए, और फिर उसके बाद जो अवेलेबल गैस बचती है वो आप जो है वो सिस्टम में डालें। उससे होगा ये सबसे बड़ा फ़ायदा कि हमारे मुल्क में जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो जितनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी उतना पर किलोवाट आवर बेसिस पे जो है वो हमारा टैरिफ जो है वो कम होता जाएगा। तो एक वजह तो ये है कि ओवरऑल इकोनॉमिक स्लो डाउन है, लेकिन दूसरी बड़ी वजह ये है कि एक डिमांड का बड़ा हिस्सा जो है वो 17-18% वो चले, जब तक ये इक़दाम नहीं होते उस वक्त तक हमारा ख़जाना इस बात की इजाज़त नहीं देती, हमारे पास फिस्कल स्पेस नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है कि हम कोई भी कंसेशन जो है वो कंज्यूमर को अभी दे सके। और IMF क्योंकि हमें बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, किसी किस्म का कोई कंसेशन अभी हम फिल नहीं दे सकते, ना टैरिफ में दे सकते हैं, ना ही हम स्टैगर्ड पेमेंट्स वगैरह अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि उससे गैप पैदा होगा। जी बिल्कुल। तो IMF की कमला साहब रिक्वायरमेंट ये है कि जो सर्कुलर डेट का स्टॉक है 30 जून 2023 पे वो एग्जैक्टली सेम रहे, तकरीबन 2.37 ट्रिलियन का ये नंबर बनता है। तो इसको सेम रहने का मतलब ये है कि कोई भी हमारे पास फिस्कल स्पेस की थोड़ी बहुत भी गुंजाइश नहीं है जिससे हम जो है वो कोई एडिशनल सब्सिडी या अनएलोकेटेड सब्सिडी को क्रिएट करके जो है वो आवाम तक पहुंचा सके। तो यस, एक ऑप्शन ये डिस्कस हुआ है कि स्टैगर्ड पेमेंट जो है वो 200 यूनिट वाले सारिफीन की जो है वो कर दी जाए, लेकिन उसकी भी एक कॉस्ट है, वो कॉस्ट जो है वो हुकूमत को जो है वो बेयर करनी पड़ेगी और वो ऑब्वियसली फिर अनएलोकेटेड है, अनबजटेड है। तो उस पर ऑब्वियसली IMF जो है बीइंग इन IMF प्रोग्राम हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा रूम नहीं है कि हम इसमें किसी भी किस्म की कोई रिलैक्सेशन जो है वो फौरी तौर पे दे सकें। बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बास साहब हमारे साथ हैं, हेड ऑफ रिसर्च आरिफ हबीब लिमिटेड में। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।